नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर, ये मेरा सेकंड है। तो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मैकेनिकल वेव और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में मैंने बताया था कि जिस वेव को प्रोपगेट करने के लिए कंटिन्यूअस मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उस वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। द वेव विच नीड कंटिन्यूअस मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ओके, फिर मैंने डिस्कस किया था कि मैकेनिकल वेव जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में मैंने बताया था कि वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन का डायरेक्शन यदि सेम होता है तो उस वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर मैंने बताया था ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में मैंने बताया था कि जिस वेव में प्रोपगेशन ऑफ वेव और मीडियम के पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो वैसे वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे इसका एग्जांपल था वेव प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रीम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? द वेव which don't require any continuous material medium for their propagation is called non-mechanical wave। जिस वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम मीन्स पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। मीडियम किसको बोलते हैं? तो वह रीजन जिसमें पार्टिकल्स हो उसको हम लोग मीडियम बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जहाँ आप रहते हैं वो क्या है, जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, वहाँ पे चारों तरफ एयर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है ना, ये मीडियम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बर्तन है, उस बर्तन में पानी रख दिए तो वो भी एक मीडियम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो वह रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग मीडियम बोलेंगे। वह रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होते उसको वैक्यूम बोलेंगे। थोड़ा देर के लिए आप इस चीज़ को मान लीजिए। ओके, तो नॉन मैकेनिकल वेव उस वेव को बोलते हैं जिसको प्रोपगेट करने के लिए किसी कंटिन्यूअस मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम रहेगा चलेगा, नहीं रहेगा फिर भी चलेगा। तो वैसे वेव को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, द वेव which don't require any continuous material medium for their propagation is called non-mechanical wave. It is also called EM wave. EM wave means electromagnetic wave. इसका एग्जाम्पल हो गया लाइट वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव, etc। ये सब जो है ना नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है वेव प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए एक्चुअली आपको लाइट को मैं समझाना चाहता हूँ कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली लाइट है क्या। इसके वजह से मैंने ये सारे जो है ना बेसिक चीज़ें आपको बताने का कोशिश किया है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से वेव प्रोड्यूस होता है। देखिए जैसे मैकेनिकल वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसको आप देखिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सपोज कीजिए कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी का मास है m। ठीक है, अब देखिए ये बॉडी अगर सपोज कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी अगर अर्थ सरफेस से या किसी रेफरेंस पॉइंट से या रेफरेंस लाइन से अगर h हाइट पे है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके,
तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी इस रेफरेंस लाइन से ये ग्राउंड भी हो सकता है। इस रेफरेंस लाइन से ये h हाइट पे है, तो इसके पास हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं mgh। ओके, अब देखिए एक चीज़ इसको भी समझिए। अगर कोई बॉडी के पास मास है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस समय उस बॉडी के पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और वो होता है 1/2 mv²। आई थिंक आप ये सब चीज़ जानते होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि एक सपोज कीजिए कि ये एक बॉब है, इसको ना हम एक स्ट्रिंग से इसको लटका दिए हैं, एक सेलिंग से। अब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेटिंग मोशन कर रहा है। तो ये बॉब जो है यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का मैं नाम कुछ दे देता हूँ, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ओ पॉइंट, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ बी पॉइंट। तो आप देखेंगे कि ये बॉब जब ओ से ए पे आता है, तो ये थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रुकता है, फिर वापस नीचे जाता है, फिर बी पे पहुँचता है, फिर थोड़ा देर के लिए रुकता है, फिर वापस ओ पे जाता है, फिर ए पे आता है। तो जब ये बॉब ओ से ए पे गया, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है ए पॉइंट पे, और चूंकि रेफरेंस लाइन से देखिए कुछ हाइट पे है, तो इसलिए इसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, जब ये बॉब ए से ओ की ओर आ रहा है, तो इसका हाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे ये ओ पे पहुंचा, हाइट हो गया यहाँ पे 0, और इस ओ पे इस बॉब की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे जो होगी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ये बॉब ओ से बी के तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और हाइट इंक्रीज करेगी, जिसके वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ये आया h हाइट पे। ओके, और h हाइट पे आया तो ये b पे पहुंचा, b पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि एक बॉब अगर ऑक्सीलेशन करता है, ऑक्सीलेटरी मोशन करती है, तो उस समय बॉब में एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म कर रही है, एनर्जी का यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ पे काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये गया ए पे, अब ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। फिर यहाँ से ये जब आया ओ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। देखिए कैसे लिख दें काइनेटिक एनर्जी को। फिर ये जब जा रहा है ऊपर बी पे, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ओवरऑल आप देखिए कि एक बॉब है या कोई भी वस्तु जो ऑक्सीलेटरी मोशन करती है, तो उसमें एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म करती है, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में आपस में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म करता है तो वेव प्रोड्यूस हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे जो एनर्जी है काइनेटिक और जो है पोटेंशियल, ये आपस में एक दूसरे में रूपांतरित हो रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों जो एनर्जी है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का आपस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो चूंकि मैकेनिकल एनर्जी का आपस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगा उस वेव को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस क्यों होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी के आपस में ट्रांसफॉर्म के वजह से। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जहाँ भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है वहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वेव जो प्रोड्यूस हुआ है किसके वजह से हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी के आपस में ट्रांसफॉर्म के वजह से। इसलिए इस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। ठीक है, इस वेव को प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। मीडियम रहेगा तो चलेगा, मीडियम नहीं रहेगा तो नहीं प्रोपगेट कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसी कन्वर्जन के वजह से ये वेव प्रोड्यूस हो जाता है, जिस वेव को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल वेव। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिखा है। हेयर एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल वेव, है ना। तो मैकेनिकल वेव में कौन सी एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म कर रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में। जैसे इस चीज़ को पैसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये आपका वोकल कॉर्ड है ना, वोकल कॉर्ड है। अपने अपने मुंह को अंदर देखा होगा कि एक छोटा सा ऐसे कुछ जो होता है वो लटका हुआ रहता है, जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं ना तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन करता है। तो आप देखिएगा जब वोकल कॉर्ड ऑक्सीलेशन करता है, आप जब बोलते हैं तो काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। इसके वजह से कौन सा वेव जनरेट होता है, मैकेनिकल वेव। और वो मैकेनिकल वेव कौन सा है, साउंड वेव। तो इसी ऑक्सीलेशन के वजह से आप बोल भी पाते हैं। अगर ये वोकल कॉर्ड आपके मुंह में नहीं होगा तो आप बोल नहीं सकेंगे, आप चीज़ों को समझा नहीं सकेंगे, आपकी आवाज़ लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखिए, अब आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना। तो जैसे मान लो कि ये जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको ट्रफ बोलते हैं। ये क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो ये दो कंसेक्यूटिव जो क्रेस्ट होता है ना, क्रेस्ट को सी से लिखा जाता है, ये सी हो गया, है ना, इसको हम सी लिख दिए। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, यानी वेव की वो लंबाई है। ठीक है, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको भी हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ओके ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाने की कोशिश करूँगा कि मैकेनिकल वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। मैंने वो तो चीज़ आपको समझाया। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है उसको मैं आपको समझा सकूँ। ओके, तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड मैंने हेडिंग लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, तो आप साधारण भाषा में ये समझें कि मान लेते हैं कि एक चुंबक है, एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट के चारों तरफ का एक रीजन है। उस रीजन में अगर हम किसी आयरन, कोबाल्ट, निकल के टुकड़े को ले जाते हैं तो वो अपने तरफ उसको खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन उस रीजन से अगर हम थोड़ा सा भी अगर दूर रखते हैं या उस रीजन के हम बाहर रखते हैं चीज़ों को, तो वो उसको खींच नहीं पाता है, उसको ये चुंबक उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जैसे उस रीजन में लाते हैं या उस रीजन के बाउंड्री में रखते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज़ों को आपस में उस चीज़ों को खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट का हम कह सकते हैं कि एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित क्षेत्र तक
इसका प्रभाव होता है या प्रभाव है, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच वी एक्सपीरियंस्ड फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें इस मैग्नेट के द्वारा फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके ओके, अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ऐसा फील्ड जहां पे करंट फ्लो करता है ना, वहां पे भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है और ये मान लेते हैं कि एक वायर से इसको हम जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अब ये देखिए आप कि ये जो करंट है, इस करंट के चारों तरफ भी एक फील्ड बना, ठीक है। ये जो फील्ड है, इस फील्ड के नज़दीक अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को ले जाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ओरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रयोग में दिखाया भी था कि करंट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड यहाँ पे था ना, वही फील्ड जब करंट फ्लो करता है, जब चार्ज फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ होता है। तो ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखिए, अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, ये सब डिटेल्स में पढ़ना है आपको, ये 10+2 में ही पढ़ना है आपको डिटेल्स में। मैं थोड़ा सा बस कोशिश कर रहा हूँ आपको कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, इस चीज़ को मैं आपको समझा सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, रीजन अराउंड द चार्ज एट रेस्ट, है ना। अगर मान लेते हैं कि सपोज ये चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, जब आप किसी बॉडी को रब करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पेन ले लिए और पेन को क्या कीजिए, अपने बाल से रगड़िए, है ना, उसको रब कीजिए, तो उसमें आप देखिएगा ना कि उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। वो क्या करता है, छोटे छोटे वस्तुओं को, जैसे रुई, कागज़ आदि के टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं चार्ज बॉडी, ठीक है। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन होता है जिसमें वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच वी एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये चार्ज की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, इसका मतलब चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एग्जिस्ट करेगा जब चार्ज की स्पीड ज़ीरो हो, चार्ज की वेलोसिटी ज़ीरो हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इफ चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर चार्ज जो है ना कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर दे, तो उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है वो फील्ड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए, ये चार्ज है और ये चार्ज जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इसका स्पीड हर जगह सेम है, तो इसके चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ आप थोड़ा पकड़ के रखेंगे, ये चीज़ की ज़रूरत है आगे। ओके, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, तो उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड एग्जिस्ट करेगा, वो है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉडी लिया, उसको रब कर दिया, उस पर चार्ज क्यू आ गया, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बॉडी पे चार्ज आ गया क्यू। अब इसको क्या किया हमने, सेलिंग से लटकाया और इसको हमने क्या किया, ऑक्सीलेशन कराया, है ना, दोलन करा दिया इसको। ओके,
तो आपको मैंने बताया था कि जब कोई चार्ज बॉडी या कोई भी बॉडी ऑक्सीलेशन करता है तो अपने मेन पोजीशन के अबाउट करता है। तो ये ओ जो है ना मेन पोजीशन है। तो ये चार्ज जब ए पे गया, ए पॉइंट पे गया, तो अब बताइए कि इसका वेलोसिटी क्या है यहाँ पे। अभी मैंने डिस्कस किया था, ए पॉइंट पे जब ये पहुँचेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ठीक है। अब बताइए कि हम कह सकते हैं ना कि चार्ज यहाँ पे किस स्टेट में है, रेस्ट में है। अब बताइए कि इसके पास यहाँ पे कौन सा फील्ड होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर ये चार्ज पार्टिकल ए से ओ पे आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इस पॉइंट पे एक छोटा सा इंटरवल आप ले लीजिए, जैसे यहाँ से ये ओ से जाएगा ना फिर बी के तरफ, तो इसका स्पीड डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा इंटरवल ले लीजिए, एक छोटा सा अंतराल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा अंतराल हम ले लिए, इस अंतराल में एक छोटा सा इंटरवल में ये चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का जैसे ये नीचे आ रहा है ना, तो इसका स्पीड लगता है डिक्रीज इंक्रीज करेगा। तो जैसे ये ओ से ए से ओ की तरफ आएगा तो इसका स्पीड इंक्रीज करेगा। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पे इसका स्पीड सपोज कीजिए कि अगर 50 है, 50 है, तो यहाँ पे भी इसका स्पीड 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है अंतराल, ये इंटरवल बहुत छोटा है। इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा अपने दिमाग में। ये बहुत छोटा सा एक इंटरवल है। इस इंटरवल में अगर इस लाइन पे ये लाइन पे अगर स्पीड 50 है इस बॉब की, तो यहाँ पे भी स्पीड 50 ही होगी। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगा इस छोटे से इंटरवल में। ठीक है। और इस छोटे से इंटरवल में टाइम भी बहुत कम लगेगा इसको, है ना, इसलिए इसमें चेंज भी बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर बॉब की स्पीड 50 है तो यहाँ पे भी बॉब की स्पीड 50 ही होगी। तो अब बताइए कि इस इंटरवल में हम कह सकते हैं ना कि यूनिफॉर्म स्पीड है चार्ज की। तो इस छोटे से इंटरवल में इस चार्ज का जो स्पीड होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब बताइए जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो यहाँ पे कौन सा फील्ड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ओके। अब ये चार्ज पार्टिकल जब फिर अब ओ से फिर बी पे जा रहा है, बी देखिए यहाँ पे ना भी बी है, यहाँ पे भी मैंने बी लिख दिया था। ये बी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जब ये बी पे जा रहा है तो यहाँ पे इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे जब स्पीड डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते जैसे ये बी पे पहुँच रहा है तो इसका स्पीड कितना हो गया, 0। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ अब कौन सा फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, मैंने दिखा दिया। आप अब देखिए ओवरऑल फिर ये जाएगा ऊपर से नीचे, यानी बी से ओ पे जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक में। फिर मैग्नेटिक किस में कन्वर्ट होगा, ए पे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना कि इसमें फील्ड आपस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और देखिए जहाँ फील्ड होता है ना वहाँ पे ही एनर्जी होता है। फील्ड है तो एनर्जी है। ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में कन्वर्जन हो रहा है, इनका ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपस में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी ही है। जहाँ फील्ड होता है वहाँ पे एनर्जी होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक पेन को कुछ हाइट पे रख के उसको छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है ना, क्यों गिरा, क्योंकि वहाँ पे फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वहाँ पे एनर्जी है। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फील्ड या अर्थात एनर्जी आपस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इस ट्रांसफॉर्म की वजह से एक वेव जनरेट हो जाएगा, उस वेव का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि ये वेव जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में ट्रांसफॉर्म के वजह से ये हो रहा है प्रोड्यूस। अच्छा, इसके बीच में अगर हम बात करें, ए और बी के बीच में कहीं बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो बीच में अगर कहीं बात किया जाए ना तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल है, ठीक है। तो इसी के वजह से जो वेव प्रोड्यूस होता है उस वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको शॉर्टकट में मैंने लिख दिया ईएम वेव, ठीक है, ओके। और ये जो मूव करता है ना वो लाइट की स्पीड से चलता है वैक्यूम में, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में ट्रांसफॉर्म के वजह से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हेंस ईएम वेव प्रोड्यूस ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहाँ पे एनर्जी भी मैंने लिख दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में कन्वर्जन के वजह से, ओके। अब देखिए, अब हम समझते हैं लाइट के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी से आ गई होंगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए आप, लाइट किसको बोलते हैं? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मैंने ये लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वाइब्रेशन मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना वो क्या कर रहा है, फील्ड आपस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बताइए वाइब्रेशन है कि नहीं? कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, जैसे मैंने पिछले चीज़ों में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, यहाँ पे वाइब्रेशन तो है ना, आपस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वाइब्रेशन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइब्रेशन वर्ड लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव प्रोपगेट करता है, वेव जो मूव करता है, ये तीनों का डायरेक्शन जो होता है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होते हैं ये तीनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो द ईएम वेव वेयर वेवलेंथ इज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम is called light, and this light or EM wave produce sensation of vision। यानी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है, उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं, और वहीं देखने का क्षमता प्रदान कराता है, ठीक है। जैसे यहाँ से तो बहुत सारे वेव निकल रहे होंगे, वेव एक नहीं हो सकता है, बहुत सारे वेव्स होते हैं। जैसे एक पानी नहीं हो सकता है, एक दूध नहीं हो सकता है ना, उसी तरह वेव में जो होता है ना, वो बहुत वेव जो होता है ना, ग्रुप्स होते हैं। वेव जो होता है ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेव्स होते हैं। तो बहुत सारे वेव होते हैं, वेव एक सिंगल वेव नहीं होता है। तो जिस वेव का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है, उसी को लाइट बोलते हैं, और वहीं देखने का क्षमता प्रोवाइड भी कराता है, बाकी देखने का क्षमता प्रदान नहीं कराता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा वेव प्रोड्यूस हो गया, बहुत सारा वेव यहाँ से प्रोपगेट कर रहा है। तो जिस वेव का, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो वेव है, जैसे देखिए, जैसे एक छोटा सा मैसे वेव बनाते हैं, अगर इस वेव का वेव लेंथ है ना लेमडा, अगर मान लेते हैं कि सपोज कीजिए 4500 एंगस्ट्रम है, तो ये हमको चीज़ों को दिखा सकता है। इसके वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं अंधेरा में भी, ये हमको देखने की क्षमता प्रदान कराएगा। बाकी अगर मान लेते हैं कि सपोज इसका 3000 वेवलेंथ है, इसका मान लेते हैं कि 8000 वेवलेंथ है, तो ये हमको नहीं दिखा सकता है चीज़ों को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इस वेव का वेवलेंथ जो है ना 4500 एंगस्ट्रम है, तो ये हमको देखने की क्षमता प्रोवाइड कराएगा। इसके वजह से हम देख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है ना इस रेंज में नहीं आ रहा है ना। मान लेते हैं कि इसका जो वेवलेंथ है ना, वो इसको लिख लेते हैं हम ऐसे,
मान लेते हैं कि इसका वेवलेंथ 8000 है, ठीक है, 8000 एंगस्ट्रम है। तो ये हमको दिखा नहीं सकता चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक रॉड है, उस रॉड को आप गर्म कर दिए और अंधेरा में उसको लेके चलिए, क्या उससे आप देख पाएंगे चीज़ों को? नहीं देख पाएंगे। वहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको देखने की क्षमता प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो उसको हम लोग लाइट नहीं बोलेंगे, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे उसको। लेकिन उसी रॉड को आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, एकदम वो हीट होके श्वेत हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है ना, तो उससे आप देखिएगा ना कि उससे आपको चीज़ें दिखाई देने लगती है, ठीक है। अंधेरा में वो क्या करता है? चीज़ों को दिखाने की क्षमता उसके अंदर आ जाता है। तो वहाँ से जो उस समय वेव निकल रहा है ना, वो वेव का जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी की वजह से आप उसको देख पा रहे हैं चीज़ों को, और उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। बाकी सबको लाइट नहीं बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट का एक और डिफिनेशन है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट जो होता है वो फॉर्म, एनर्जी ऑफ फॉर्म है ना, एनर्जी का फॉर्म है जो देखने की क्षमता प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये भी एक डिफिनेशन है लाइट का। देखिए, इस दुनिया में दो ही चीज़ें, एनर्जी और मैटर। एनर्जी किसको बोलते हैं और मैटर किसको बोलते हैं? तो समझिए इसको भी। जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जो रुकावट डालता है ना, जिसमें वजन होता है, जो स्पेस घेरता है, वो सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं मैटर। जैसे कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, जैसे हम आप हो गए, ये सब क्या है? जगह घेरते हैं ना। ये चीज़ें ना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और एनर्जी किसको बोलते हैं? वैसा चीज़ जिसको हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं, है ना, जिसको हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं, उसके इफेक्ट को महसूस करते हैं, तो वैसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। तो इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ है, एनर्जी और मैटर, तीसरा चीज़ नहीं एग्जिस्ट करता है। तो लाइट देखिए, लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट के इफेक्ट को महसूस करते हैं। लाइट की वजह से तो हम चीज़ों को देख पाते हैं ना, तो इसलिए लाइट को क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो बताइए कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? उस चीज़ को आप देख पा रहे हैं क्या? वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके इफेक्ट को आप महसूस कर रहे हैं। दैट इज़ एनर्जी। ओके ओके। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, लाइट का जो नेचर होता है ना, वो ट्रांसवर्स होता है ना। तो लिखा है द नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेव प्रोड्यूस होता है वो इन दोनों का परपेंडिकुलर होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसके अलावा कुछ और चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बाकी सभी चीज़ें आ जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो पढ़ाई होती है स्कूल में, वो सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।